वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अपने विज्ञान की 12वीं वीडियो में मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो अभी विज्ञान का जो पार्ट नंबर 2 ही चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ये, इसलिए अभी थोड़ा सा इसमें और टाइम लगेगा। परंतु बात यह है कि ये जो पार्ट है वो ज़्यादा नंबरों का भी है, इसलिए इस पार्ट में हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना भी पड़ेगा। चित्रों को भी थोड़ा सा दिमाग में लाना पड़ेगा। और मैंने कल आपको बताया था श्वसन तंत्र के बारे में, मैंने आपको चित्र भी बताया था इसका। आप चित्र जरूर बनाएं, इसका चित्र बिल्कुल अच्छी तरह से आप मुझे बनाकर बताएं। अच्छा, श्वसन क्रिया जो 2 चरणों में पूरी होती है, कितने स्तरों में पूरी होती है? 2 स्तरों में पूरी होती है। आपको पता होना चाहिए, जब हम सांस लेते हैं तो जो सांस है हमारी, जो ऑक्सीजन हमने फेफड़ों के द्वारा जो शुद्ध होकर हमको ऑक्सीजन के रूप में मिली है, वो जो ऑक्सीजन है भाई, हमने अभी फेफड़ों से ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं तक पहुंचनी है, जिसके लिए हमारा रक्त जो है वो परिवहन का कार्य करता है। इस क्रिया में बहुत सारे चरण बन जाते हैं और इन चरणों को ही हम यहाँ स्तर के रूप में लिख रहे हैं। भाई, हमारी जो कोशिकाएं हैं उसका वायुमंडल के गैसों से जो विनिमय होता है, उसके आधार पर हमारे शरीर में बहुत सारे उत्तक भी पाए जाते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो समान कार्य करने वाले हिस्से होते हैं हमारे शरीर में, कोशिकाएं होती है समान कार्य करने वाली, उनको हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अब बात करते हैं हम, श्वसन क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, 2 स्तरों में पूरी होती है। पहली बात आती है बाह्य श्वसन और दूसरी आती है आंतरिक श्वसन। हम सोच रहे होंगे बाह्य श्वसन यानी श्वास को बाहर निकालना और आंतरिक श्वसन यानी श्वास को अंदर लेना, पर इसकी व्याख्या हम थोड़ी सी और ज्यादा करते हैं। इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कूपिकाओं में, इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कूपिकाओं में। कूपिका कहाँ होती है? कूपिकाएं होती हैं हमारे फेफड़ों में। छोटे छोटे मधुमक्खी के जाल जैसे कूपिकाएं होती हैं जिनमें हवा भर जाती है, और ये जो हवा होती है, इनमें जो हवा होती है, यानी हवा का मतलब क्या है यहाँ पर? गैस। गैस का मतलब क्या? ऑक्सीजन। अच्छा, पहले तो ये हवा ही रहती है, लेकिन जो ये कूपिकाएं हैं ये इसको छान देती हैं। अच्छा, तो क्या बनता है फिर? वो ऑक्सीजन बनता है। ये जो ऑक्सीजन ये कूपिकाओं में भरा रहता है, जो प्रवाहित रक्त व गैसों के मध्य आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। यानी देखो, कूपिकाएं हैं वो रक्त में प्रवाहित हो जाएंगी, और जो गैसों का मध्य, यानी रक्त में तो क्या है? लिक्विड है। रक्त क्या है? लिक्विड है एक प्रकार का। और इसमें जो गैस है भाई, रक्त में लिक्विड में गैस मिल रही है, तो गैसों के मध्य आंशिक दबाव जो बन रहा था, उसके मध्य जो पहले था उसमें अब पहले जितना नहीं रहेगा, उसमें अंतर आ जाएगा। उसके कारण होता है बाह्य श्वसन। ठीक है, पहली बात समझ में आ रही होगी आपके। दूसरी बात करते हैं आंतरिक श्वसन। इसमें गैसों का विनिमय रक्त व उत्तकों के मध्य होता है। ध्यान रखें, आप फिर से बोल रहा हूं, इसमें कूपिकाओं के मध्य हो रहा है और इसमें उत्तकों के मध्य होता है। यानी आंतरिक श्वसन में तो किसका नाम लेना है आपको? उत्तकों का। और बाह्य श्वसन में आपको किसका नाम लेना है? आपको कूपिकाओं का नाम लेना है। विनिमय कोशिकाओं में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें रक्त तथा उत्तकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर विसरण का माध्यम है। ध्यान रखें, यहाँ तो आंतरिक दबाव में अंतर हो रहा था और यहाँ क्या हो रहा है? विसरण में अंतर हो रहा है, विसरण के माध्यम से हो रहा है। सॉरी, आगे बात करते हैं रक्त एवं रक्त परिसंचरण। रक्त क्या होता है? हमारे शरीर में एक लाल रंग का तरल बह रहा है। हमारे शरीर में नहीं, सभी के शरीर में, सभी जीव जंतुओं के शरीर में लाल रंग का, कुछ जीवों में जिनमें हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, उनमें नीले रंग का भी ब्लड पाया जाता है। हमारा जो ब्लड होता है वो किस कारण से लाल होता है? क्योंकि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ध्यान रखें, मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा पहले भी बताया है, पहले की वीडियो में बताया है। मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको डिटेल से। अब जो ये रक्त है, रक्त का क्या होता है? परिसंचरण। परि यानी चारों तरफ, संचरण यानी घूमना। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में घूमने को ही क्या कहते हैं? रक्त का परिसंचरण कहते हैं। रक्त का परिसंचरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रक्त में क्या मिली होती है? ऑक्सीजन। क्योंकि रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, और ये हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो उस ऑक्सीजन को लेकर ये पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है।
समझ में आई बात आपके? रक्त का रंग लाल भी इसके कारण होता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण भी यही कर लेता है हीमोग्लोबिन, और सभी कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन। ध्यान रखें, रक्त एक कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। ध्यान रखना है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। उत्तक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। इधर कौन सा उत्तक है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, रक्त कौन सा उत्तक है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। इसका मतलब रक्त क्या है? क्षारीय। रक्त क्या है? क्षारीय है। रक्त तो हल्का सा क्षारीय है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। हमारा जो रक्त का निर्माण होता है वो तो होता है लाल अस्थि मज्जा में, और छोटे बच्चों में जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं इसको। प्लीहा जो होता है इसमें छोटे बच्चों में रक्त का निर्माण यहाँ होता है, और बड़े लोगों में यानी आप में मुझ में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में, जिसको बोन मैरो भी कहते हैं। रेड बोन मैरो भी इसको कहते हैं। बोन मैरो आपको ध्यान होगा, आपको एक फिल्म याद होगी क्रश 3 में आपने देखा होगा, काल जो होता है वो क्या करता है? जो क्रिश होता है उसके फादर का बोन मैरो निकालता है। आपको इस बात से ध्यान आना चाहिए, जो बोन मैरो होता है वो हमारे सगे संबंधियों से, यानी आपके पिताजी, माताजी या फिर आपके भाई जो होते हैं उनसे ही हमारा बोन मैरो मैच करता है। बाकी दुनिया में किसी से बोन मैरो मैच नहीं करेगा। बोन मैरो जो होता है वो क्या बोलते हैं, उसी में ही हमारा रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में, जिसको बोन मैरो कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं, रुधिर के 2 भाग होते हैं, कणिका में और अकणिका में। कणिका में और अकणिका में। कणिका में कौन से आते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके बारे में फिर से बात करेंगे। आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होती है, प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहते हैं। आरबीसी जो होती है इसका जीवन काल 120 दिन होता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 72 घंटे। और प्लेटलेट्स का कितना होता है? 10 दिन। इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अकणिका में क्या होता है? प्लाज्मा। आपने प्लाज्मा नाम आजकल ज्यादा सुन रहे होंगे। प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है प्लाज्मा में, जिसके कारण एक जो अपने वायरस इस टाइम पे वातावरण में फैला हुआ है कोरोना, तो उसको प्लाज्मा थेरेपी से उसका इलाज भी किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी जल्दी बनती है। और ये कौन सा भाग है जल का? अकणिका में भाग है। अच्छा, मैंने आज आपको रक्त के बारे में और श्वसन के बारे में थोड़ा सा बताया था। मैं तो आपको प्रश्न दे रहा हूँ छोटे छोटे से, इनको होमवर्क में जरूर करें। रक्त के कार्य लिखने हैं आपको, जो आपको बुक में से मिलेंगे। आप बुक में से इसको थोड़ा सा पढ़ें और मुझे बताएं। और श्वसन तंत्र में सी आकार के छिल्ले क्यों पाए जाते हैं? कल मैंने आपको बताया था कि श्वसन तंत्र में सी आकार के छिल्ले पाए जाते हैं। आपको मुझे यह बताना है कि श्वसन तंत्र में सी आकार के छिल्ले पाए क्यों जाते हैं, लिखकर मुझे जरूर बताएं। ये वाला प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।